पिछली कक्षा में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का विकास पढ़ रहे थे, जिसमें हम बताने का ये प्रयास किए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। प्रारंभ में इस कांग्रेस पर नरम दल के लोग का नेतृत्व रहता है और नरम दल के लोग याचना प्रार्थना के द्वारा देश की आज़ादी का प्रयास करते हैं। आगे चलने के बाद गरम दल, जिसे उग्रवादी आंदोलन भी कहा जाता है, वो 1905 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उग्रवादी गरम दलीय नेताओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि इसी बीच भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का भी विकास होता है और क्रांतिकारियों का विचार कि देश को आज़ाद कराने के लिए हमें मर मिटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वो फांसी के फंदे तक को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इन सारी घटनाओं के साथ हम लोग ये देखेंगे कि भारत में 1916 में महात्मा गांधी का आगमन होता है, जो दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। और सबसे पहले गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है 1920 में। ये भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला बिंदु है वो है पहला विश्व युद्ध। तो थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। पहला विश्व युद्ध जो लिखा है ये 1914 में शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध। और इस समय भारत गुलाम है और 1914 से लेके 1918 तक हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शक्ति जो है, जो भारत पर शासन कर रही है, यह प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होती है। और मित्र राष्ट्रों में जो इंग्लैंड है वो महत्वपूर्ण भूमिका में है प्रथम विश्व युद्ध में। और उस बीच में हम देखेंगे कि तमाम गतिविधियां भारत में भी होती हैं, जिसमें पंजाब से, अमृतसर से, राजस्थान से, भिन्न भिन्न जगहों से भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजे जाते हैं। और भारत के धन का उपयोग विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। सैनिक शक्ति का प्रयोग हो ही रहा है। युद्ध में जाने के बाद बहुत सारे लोग उस युद्ध में मारे भी जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को और गति देने का काम करती हैं। और सबसे मुख्य कि जनता, पूरे देश की जनता प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हम लोग देखेंगे आर्थिक रूप से तो परेशान पहले से हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पूरा आर्थिक व्यवस्था कठिनाई के दौर में पहुंच जाता है। महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है और भारत का जो आर्थिक शोषण अंग्रेजों के द्वारा हो रहा है वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और तेज गति में हो जाता है। इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के समापन पर 1918 के बाद
ब्रिटिश सरकार से जनता को काफ़ी अपेक्षा है। युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी होते हैं और जनता को अपेक्षा है कि ब्रिटिश सरकार अगर युद्ध जीतेगी तो हम लोगों को आज़ाद कर देगी, इस तरह का भाव भी लोगों में है। लेकिन युद्ध जीतने के बाद एक महत्वपूर्ण घटना हम देखेंगे कि रोलेट एक्ट भारत आता है और 1918 में, और इस रोलेट एक्ट में कहा जाता है कि बिना वकील, बिना मौकील और बिना दलील के मुकदमे होंगे। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसको अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। और इस रोलेट एक्ट के खिलाफ हम लोग देखेंगे कि अमृतसर में इसका रोलेट एक्ट का विरोध होता है और उस शांतिपूर्ण विरोध को अंग्रेज सामान्य जनता पर गोलियां चलवा देते हैं और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई सबसे जघन्य अपराधों में है। भारत में शासन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो भी कार्य किए उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड सबसे निकृष्ट रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे जाते हैं और निहत्थी जनता पे उसको घेर कर और गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं वहीं और इतनी ही संख्या में लोग घायल हो जाते हैं जो बाद में मरते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसका मुख्य बिंदु है कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाएंगे, हम सरकार के न्यायालय में कार्य करने नहीं जाएंगे, हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का असहयोग करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो क्रूर नीतियां हैं इनको समाप्त करने के लिए हमें सत्य और अहिंसा गांधी जी का मुख्य बिंदु था और उस सत्य और अहिंसा के प्रयोग में सबसे पहला जो आंदोलन है वो असहयोग आंदोलन है। इसी असहयोग आंदोलन में हम देखेंगे सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया जाता है और सत्याग्रह के इस प्रयोग से असहयोग आंदोलन को पूरा बल मिलता है और 1920 से लेके 1922 तक असहयोग आंदोलन चलता है। ये असहयोग आंदोलन भारत का पहला आंदोलन है जिसमें आम जनता राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ती है। भारतीय किसान जुड़ते हैं, भारतीय मजदूर जुड़ते हैं, भारतीय महिलाएं जुड़ती हैं, भारतीय कामगार जुड़ते हैं और गांव से लेके पूरे शहर तक ये आंदोलन प्रभावी होता है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों की बंदी, ये तमाम कार्यवाहियां जनता के द्वारा की जाती हैं। इसमें किसानों के आंदोलन में हम लोग बाबा रामचंद्र का नाम ले सकते हैं जो अवध के किसान हैं और इससे पहले वो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके हैं और गिरमिटिया मजदूर जो हैं प्रवासी भारतीय जिनको अंग्रेज़ों के द्वारा विदेशों में ले जाकर उनसे जबरन काम कराया जाता था, उसमें
बाबा रामचंद्र जो कर चुके थे, और अवध में गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने किसानों को एकजुट करने का कार्य किया। तो इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि असहयोग आंदोलन पूरे देश में पूर्णतः सफलता से चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना, जिस पे पहले भी हम चर्चा किए थे, ये घटना चौरी चौरा में 4 फरवरी 1922 को होती है। और उस 4 फरवरी की घटना, चौरी चौरा की घटना, क्योंकि हम लोग गोरखपुर जनपद के हैं और जो हम लोगों का विद्यालय है आदर्श इंटर कॉलेज बेलवार, वो चौरी चौरा से लगभग 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी गोरखपुर के नाम लेते ही राष्ट्रीय आंदोलन की जब भी चर्चा होती है चौरी चौरा उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। और जालियांवाला बाग के बाद चौरी चौरा की जो घटना है वो ब्रिटिश सरकार को ये बता दी कि भारत में बहुत दिनों तक शासन करना अब कठिन है। 4 फरवरी 1922 की ये घटना, चौरी चौरा की घटना, भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और इसकी सामान्य जानकारी जब भी पूछा जाए तो ये हम बताएंगे कि 4 फरवरी 1922 को दिन शनिवार था और मुंडेरा का जो बाज़ार था शनिवार को लगने वाला, आज भी लगता है और बहुत ही महत्वपूर्ण बाज़ार था। और वहाँ का जो मुख्य जगह था भोपा बाज़ार का, मुंडेरा बाज़ार का, ये 2 नामों से जाना जाता था। और चौरी चौरा जो नाम है इसमें 2 स्थान हैं। चौरी जो है वही इस समय चौरी चौरा है, और चौरा जो है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है। ये भी हम लोगों को जान लेना आवश्यक है कि चौरी जो गांव था वो इस समय चौरी चौरा है, और चौरा जो था वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव है। और इस चौरी चौरा के घटना के बारे में ये बताया जाता है कि 4 फरवरी 1922 को शनिवार का दिन था और बाज़ार का दिन था। उसके पहले बाज़ार में गांधी जी के जो सत्याग्रह की जो नीति थी, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विदेशी वस्तुओं का, शराब के दुकानों का, मदिरा का, मादक पदार्थों का विरोध करना था, तो वहाँ के अगल बगल के गांव के लोग वहाँ इकट्ठा होकर बाज़ार में और इसका विरोध कर रहे थे। चौरी चौरा थाने के दरोगा के द्वारा पुलिस भेज के उन लोगों की पिटाई कराई गई, जिसमें भगवान अहिर का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। और अगले दिन लोगों ने ये विचार बनाया कि हम लोग चल के दरोगा से पूछेंगे कि आपने क्यों ऐसा किया, क्यों लोगों की पिटाई करवाई। जब लोग वहाँ, तो गांव से लोग जाने के लिए कुछ संख्या में लोग इकट्ठा हुए, दरोगा से पूछना था। तो कुछ संख्या के जो लोग थे वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पहुँचे थाने पर। तो थाने पर पहुँच के जब बातचीत उनकी शुरू हो रही थी, तभी दरोगा के द्वारा हवाई फायरिंग का आदेश दिया जाता है और उसमें आगे के लोगों में से 2-3 लोग मर जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। और ये भीड़ जो है वो बगल में चौरी चौरा थाने को अगर आज आप जाके देखें तो जो थाना जला था उसी स्थान पे आज भी थाना है। और वहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ, रेलवे लाइन की तरफ आप जाएं तो रेलवे लाइन पर ही जहाँ क्रॉसिंग है स्टेशन के आगे, वहीं पे उस समय एक मिट्टी के तेल का डिपो था। वहाँ से लोगों ने बाल्टी में भर के, डब्बे में भर के मिट्टी का तेल ला के, और जब चारों तरफ से थाने को घेर के और उसको जला दिया। इसमें 23 पुलिसकर्मी
जल के मरे। ये दुर्भाग्य था कि जो भी पुलिसकर्मी जल के मरे सब भारतीय थे, लेकिन ये ब्रिटिश सरकार का विरोध था। और 5 फरवरी के अखबारों में ये घटना आई। ब्रिटिश गोरखपुर जिले का कलेक्टर चौरी चौरा जाता है और चारों ओर उस क्षेत्र में पूरा आतंक का राज्य कायम हो जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा बहुत लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और इस घटना से, चूंकि गांधी जी ने, हमने कहा कि सत्य और अहिंसा उनका मुख्य आधार था, वहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो गांधी जी से क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन बंद कर देते। ये चौरी चौरा की घटना का महत्व है। इसी के साथ एक इस चैप्टर में नाम और जुड़ा हुआ है। हम लोग देखें कि प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग, एक नाम और है खिलाफत। खिलाफत आंदोलन जब भी परीक्षा में पूछा जाए तो ये हमको स्पष्ट रूप से बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की के खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अंग्रेजों के द्वारा अपदस्थ किया जाता है, उसकी खलीफा की मान्यता को समाप्त किया जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, दुनिया भर के जो मुस्लिम कंट्री हैं, मुसलमान हैं, वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में हो जाते हैं। भारत के भी मुसलमान ब्रिटिश सरकार के विरोध में होते हैं और भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो ये बताना है कि खिलाफत आंदोलन भारत में जो शुरू हुआ, उसका संबंध भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों को भारत से निकालना से संबंधित कम है, ज्यादा उसका संबंध है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को खलीफा पद से अपदस्थ होना और उनकी पुनः वहाँ स्थापना के लिए खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू होता है। और यह खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ ही चलता है। और असहयोग आंदोलन जब बंद होता है तो खिलाफत भी बंद हो जाता है। भारतीय मुसलमान इससे नाराज होते हैं। और आगे हम देखेंगे कि इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। और ये जो कांग्रेस 1885 में स्थापित हुई थी, उसके बाद जो मुस्लिम लीग बना था 1906 में, उस मुस्लिम लीग के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे थे उसमें खिलाफत आंदोलन महत्वपूर्ण था। और इस खिलाफत आंदोलन के बाद के बंद होने के बाद मुस्लिम राजनीति में और परिवर्तन होता है। और आगे हम देखेंगे कि कैसे जिन्ना रिपोर्ट आता है और कैसे मुक्ति दिवस और सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हुए मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण तक जाती है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में हम इतनी जानकारी रखेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1922 में असहयोग बंद हो गया था। गांधी जी के द्वारा अन्य कार्य जो किए जा रहे थे उसमें 1930 में पुनः गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। और सविनय अवज्ञा में के शुरू होने के पहले 2-3 घटनाएं और महत्वपूर्ण हैं, जिसमें भारत में साइमन कमीशन आता है 1927 में। और इस साइमन कमीशन का विरोध होता है, गो बैक साइमन कमीशन कहा जाता है। और इसी साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट के ब्रिटिश सरकार के सैनिकों के द्वारा उनको मार दिया जाता है। और साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण है। और 1929 में हम देखें तो दुनिया की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त हो गया है। उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब है। इसमें ब्रिटिश सरकार भारत में आर्थिक शोषण को और आगे बढ़ाती जा रही है। इसमें नमक पर टैक्स लगाने का कार्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता है। इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च, नमक यात्रा शुरू किया जाता है। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसे भी हम लोग पढ़ेंगे।
और इसके बाद हम लोग जो अगला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है वह राष्ट्रवाद की भावना और राष्ट्रीय आंदोलन से आगे हम लोग देश को आज़ादी कैसे मिली, भारत छोड़ो आंदोलन का इसमें क्या महत्व है, फिर देश का विभाजन हुआ, इन्हीं घटनाओं को हमें पढ़ना है। मुख्य रूप से 2-3 बातें मुझे और बतानी है। यह है कि जूम ऐप के द्वारा जो क्लास चल रहा है उसमें विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम रह रही है, तो 10A और 10B, 10A में लड़कियों का क्लास है और 10B में लड़कों का क्लास है। तो मैं दोनों कक्षाओं पर इसको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको समझें। किताब जिनके पास नहीं है मैंने PDF भी भेज दिया है, और PDF से और इस हमारे लेक्चर से आप लोग प्रश्नों को भी हल करें। जो प्रश्न न आए आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, मेरा व्यक्तिगत नंबर भी उपलब्ध है, उसमें पूछ सकते हैं। और सिलेबस को मैं बताया था, शुरू से मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सितंबर भी आधा बीत चुका है, परीक्षा मार्च में होगी। ये महामारी के कारण जो समस्याएं चल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑनलाइन क्लास का प्रयास हो रहा है। अभी कुछ ही समय में सरकार इस फैसले पे पहुंच रही है कि क्लासेज भी चलाए जाएंगे। जो फाइनल की क्लासेज हैं 9 से 12 तक वो चलेंगे। जैसे ही क्लास शुरू होंगे काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में आप लोगों से बार बार कहने के बाद भी 2 लड़कियां या 3 लड़कियां और कुछ लड़के कॉपी बना के फ़ोटो खींच के हमें भेजे थे। बाकी लोग भी इस कार्य को करें। और किताब नहीं है तो किताब आप खरीद लें, नहीं मिल रहा है तो PDF है, उससे देख के और कॉपी ज़रूर बनाएं और प्रश्नों को हल करें। जो समस्या हो उसको हमारे व्यक्तिगत नंबर पर, व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर, जहां आप पूछेंगे उसका समाधान आपको तुरंत किया जाएगा। धन्यवाद।